हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म तनु क्लासेस आउटकम पे। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे आप लोग एग्जाम से डरे हुए हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आप लोग के लिए मैं स्पेशल मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। और ये स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए, अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पे हैं तो सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोर्स पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा दिया है, तो आप लोग का मॉडल पेपर जो आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। बाकी आपके जो भी जूनियर वगैरह हैं उनको जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि कोर्स जो है स्टार्ट हो गई है तनु क्लासेस पे, मतलब एडमिशन चालू हो गई है। तो फटाफट से एडमिशन जो है वो कर ले, क्योंकि 1500 रुपये का भी डिस्काउंट दी गई है। 15 फरवरी के बाद जो है आपकी क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर जो है चलने लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आपके जो भी दोस्त वगैरह जूनियर वगैरह उनको बोलिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कितना अच्छा से हम लोगों ने कोर्स में बहुत अच्छे से आप लोग को पूरा तैयारी करा दिया। और मोड़े पर अगर आप लोग सोल्यूशन करेंगे बहुत ही आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग का डिमांड था कि सर हम लोग का भी मोड़े पर सोल्यूशन करवा दीजिए, तो चलो करवा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो कि झारखंड बोर्ड में आपको 30 MCQ रहते हैं। टोटल हम लोग को 30 MCQ मिलेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कि आप लोगों से क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स में पढ़ा है तो आपको पता तो चलना चाहिए ना कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो देखो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत ही सिंपल आसान लगेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर तो बहुत हार्ड लगेगा। चलो फिर तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके लिए जो है ना 1956 को यह अधिनियम जो बना था। ठीक है, और स्थापना जो होती है 1953 को ही हो जाती है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना बोलेगा तो 1953। और इसकी जो है ये आयोग कब बना था, तो ये सॉरी अधिनियम कब बना था, तो अधिनियम 1956 को बना था। तो पूछा कि हम लोग को आयोग की स्थापना, तो 1953 लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना है। आयोग की स्थापना पूछे तो 53, और बोलेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना, सिर्फ आयोग की अधिनियम कर दे तो फिर वो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्स में हमने बताया था सारी चीज़ें, आप लोग को आसानी से बन जाएगा सब चीज़ें। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन में दूसरा पूछा कि हम लोग को कि इनमें से कौन जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। यानी सोवियत संघ आपको पता होना चाहिए, सोवियत संघ USSR और अमेरिका, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रही थी 1945 से लेकर के 1991 तक, जिसको शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लास्ट में जो टूटता विघटन जो होता है ना, तो इसमें क्या परिणाम इसमें से शामिल नहीं है। तो देखा जाए तो स्वतंत्र राज्य में राष्ट्रकुल की जन्म, ये बिल्कुल सही है। शक्ति का संतुलन में बदलाव आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक वैचारिक युद्ध का अंत, तो यहाँ पे जो है ना ये सारे है। लेकिन जो पूर्व मध्य क्या कहते हैं मैं संकट, इससे कोई शीत युद्ध का मतलब नहीं है, तो ये कोई परिणाम नहीं है। ऑप्शन हम लोग को डी लगा देना है। यानी शीत युद्ध का अंत होने के बाद 1991 के बाद ये सारे तो रिजल्ट निकले 3, लेकिन जो है पूर्व मध्य में संकट, ये कोई शीत युद्ध का परिणाम नहीं था। तो ऑप्शन हम लोग को डी पे लगा देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। यानी अमेरिका जो दबदबा है वो कौन कौन से क्षेत्र में है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सैन्य के मामले में भी दबदबा है, आर्थिक इकोनॉमी पैसे वैसे के मामले में, संस्कृति के मामले में। देखो सारे जो संस्कृति रीति रिवाज जो दुनिया में अमेरिका का ही चला रहा है सब। ठीक है, अगर छोटा छोटा कपड़ा अमेरिका निकाल रहे हैं पहनने के लिए लड़कियां, तो वो सब जो है संस्कृति सब अप्लाई कर रहा है। इंग्लिश को ट्रेंडिंग कर रहा है, तो पूरे हर जगह इंग्लिश ही उसकी बोली जा रही है। कोई अगर डिश निकल रहा है, कोई खाना उन लोग का स्पेशल होता है, वही चीज़ दुनिया उसका कॉपी करने लग जाता है। तो संस्कृति मामले में ये दबदबा रखा है। तो ये सारे जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिका वर्चस्व देखा जा रहा है, तो ऑप्शन डी लगा देना है। और ये वर्चस्व जो है ना पूरी तरह से जो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ 1991, जब शीत युद्ध का अंत हुआ था, जब सोवियत संघ हार लिया तो इसका वर्चस्व और भी बढ़ गया, दबदबा और भी बढ़ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थापना किया था। तो नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, नीति आयोग की स्थापना 2014 को होती है, सॉरी 2015 को होती है। नीति आयोग की स्थापना डेट अगर याद रखेंगे तो याद रखेंगे 1 जनवरी 2015। इससे पहले जो इसका नाम था योजना आयोग, क्या नाम था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 को होती है। कब होती है, 1950 को होती है। और योजना आयोग को जो है भंग कर दिया था 2014 में। 2014 में क्या करता है, योजना आयोग को खत्म कर देता है। 31 दिसंबर, याद रखेंगे डेट, 31 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलता है कि ना अब योजना आयोग वगैरह नहीं चलेगा, हमारा अपना नया आयोग बनेगा जिसका नाम रहेगा नीति आयोग। और इसकी स्थापना होती है 2015, 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नीति आयोग की स्थापना करते। तो पूछा गया नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया, तो ये योजना आयोग का लिया, क्योंकि पहले योजना आयोग था। 2014 में इसको तोड़ दिया प्रधानमंत्री, और फिर 2015 में क्या कर लिया, नीति आयोग बना लिया। तो योजना आयोग लगा देंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, अच्छा ये सब भी आप लोग याद रखना। जो मानव अधिकार जो है ना भारत में जो है 1993 में मानव अधिकार अधिनियम बना था।
ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो आपका जो है चुनाव आयोग जो है इसकी स्थापना 1950 को हुई थी। ठीक है, ये भी डेट आप लोग याद रखना, अक्सर पूछे आते हैं सब डेट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को कि ये बांग्लादेश किस वर्ष जो आज़ाद हुआ था, आप सबको पता होगा बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था पहले, पाकिस्तान का एक टुकड़ा भाग था, क्योंकि पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया था ये अंग्रेजों ने, एक तरफ इधर पाकिस्तान रखा, एक तरफ इधर रखा, ताकि ऐसे ही टुकड़ा कर देना भारत का कि मतलब सब आपस में लड़े कटे। तो जो 1971 में फाइनली जो है ना बांग्लादेश क्या किया, अपना अलग देश की मांग कर लिया। कहा कि ना हमें तो नहीं रहना है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो हम पे ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोप रहा है कि हमें तुम्हें भी उर्दू भाषा बोलना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तानी चाहता नहीं था, वो चाहता कि हमारा बांग्लादेश मतलब हमारी इसमें रीति रिवाज का संस्कृति सब बांग्ला बोलते आए हैं, तो कैसे उर्दू बोल लेंगे। तो इसी वजह से क्या करें, अपना नया देश की मांग किया और फाइनली 1971 में नया देश ये घोषित हो गया था, आज़ाद हो गया था। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट लगा था ना, भारत ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी किया था बांग्लादेश बनने के लिए। इस वजह से जो है ना 1971 में युद्ध भी हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, यही विवाद से लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को पूछा गया बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। पता होना चाहिए आप सभी को, बम्बई योजना का उद्देश्य था सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन आगे करा हम लोग को कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये 1951 से चली थी लेकर के 56 तक। ठीक है, और इसमें जो मेन पर्पस रखा गया था ना कि कृषि को तेज़ी से बढ़ाना है, क्योंकि देश में उस टाइम पे आर्थिक मंदी आ गई थी, है ना। किसी भी हाल में कृषि जो है ना बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि खेत में जो है क्या कहते हैं, ताकि लोग जो है किसी दूसरे देश से हम लोग को जो है मंगाना ना पड़े कोई भी खाने पीने की चीज़ें। तो ये कृषि पर जोर दिया था। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। उसका दूसरा में जो है ना उद्योग में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग में जोर दिया था, दिमाग में आप लोग बैठा देना। आगे में क्वेश्चन पूछा गया फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी सिग्नेचर हुआ था। फरक्का समझौता आपको पता होना चाहिए, फरक्का एक नदी है ना, उसी के ऊपर बांध बनाने के लिए समझौता हुआ था। फरक्का समझौता आपको याद रखना बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी लगा देंगे। ठीक है, सिंधु जल जो है हुआ था वो पाकिस्तान और आपका भारत में हुआ था, है ना। सिंधु जल के बारे में पूछेगा तो सिंधु जल जो है किसके बीच में हस्ताक्षर हुआ था, तो पाकिस्तान और भारत। और फरक्का पूछेगा तो भारत और बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी लगा देंगे। दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लेना। कह रहा हम लोग को कि जल संरक्षण अधिनियम किस वर्ष हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम, है ना, जल संरक्षण विधेयक पूछ रखा है, जिसको हम लोग विधेयक यानी बिल कह सकते हैं। ये 2001 लगा देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सभी को बी लगाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को सीमांत गांधी के नाम से किसे जानता है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो है महात्मा गांधी के चीज़ों को अप्लाई करते थे, महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित थे, तो इस वजह से इसको सीमांत गांधी यानी छोटा गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन 11 पूछा कि हम लोग को किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। बताओ 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। तो याद रखना अटलांटिक जो चार्टर पे अमेरिका और ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ब्रिटेन। ऑप्शन हम लोग को सी पे बिल्कुल परफेक्ट कर देना है। क्वेश्चन 12 पूछा गया कि पंचशील समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो पंचशील जो कि भारत और चीन के बीच में समझौता हुई थी, आप सबको पता होना चाहिए, ये 1954 को होती है। कब होती है, 1954 को। हम लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। ठीक है, और 5 बातें रखी जाती है जिसकी वजह से इसको पंचशील समझौता भी कहते हैं, है ना। भारत और चीन के बीच में दोस्ती बनाने के लिए 5 सिद्धांत जोड़े गए थे, लेकिन चीन नाफरमान आक्रमण कर देता है 1962 को और पंचशील का उल्लंघन कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को पूछा गया है वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। अब देखो वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है, और वैश्वीकरण का मतलब हम पहले समझा देते हैं कि वैश्वीकरण होता है क्या। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि पूरे दुनिया को एक साथ बनाना, एक गांव जैसा बनाना। जैसे गांव में हम लोग हर एक लोगों को जानते हैं, उसी प्रकार आज के टाइम पे वैश्वीकरण के होने से हम लोग अलग अलग देश को जानते हैं, कौन से देश कितना पावरफुल है, किस देश की क्या संस्कृति है, किस देश में क्या रीति रिवाज है, किस देश में क्या भाषा बोली जाती है, कहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, है ना। जानते कैसे, आज सोशल मीडिया वगैरह सब चीज़ें से हर एक देश की इन्फॉर्मेशन जानते हैं, लेकिन इससे पहले लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वैश्वीकरण था नहीं, लोग एक दूसरे से जुड़ाव महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हर एक देश चाहता है कि हम दूसरे देशों के साथ मिलकर रहें, एक दूसरे की विचारधाराओं को लें। इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी सारे देश जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से विचारधारा शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के देश में जाते हैं घूमने वगैरह। तो यही सब तो वैश्वीकरण का भाग है। इसमें पूछा गया कि प्रवाह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रवाह शब्द का मतलब बहना होता है। तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचलन, है ना, विचार एक दूसरे से बहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये भी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागम,
जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा तो अलग अलग देशों में होगा, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। विभिन्न देशों में जो है माल की आवाजाही यानी जो खरीदारी वगैरह होता है, लोग जो कोई भी व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें सामान वगैरह आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो ये वैश्वीकरण से ही संभव है, क्योंकि एक दूसरे से दोस्ती करके एक दूसरे से मेल मिलाप होगा तभी ना उसका सामान कुछ अपने देश में लेके आएगा, अपना सामान उसको भी भेजेगा। तो ये सारी चीज़ें जो परिभाषा से बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच में किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो वो हुआ था ताशकंद समझौता। 1965 में बांग्ला क्या कहते हैं पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, कुछ सेना को कब्जा में ले लिया, जमीन को कब्जे में ले लिया था, और इस वजह से क्या हुआ था, एक तरह का ये युद्ध हो छिड़ गया था भारत पाकिस्तान के बीच में। फिर इसी को सुलझाने के लिए ताशकंद में जाकर के 1966 में क्या होती है, एक ताशकंद समझौता होती है, और जो कि भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री होती है और पाकिस्तान से अय्यूब खां होते हैं। ये दोनों मिलकर के ताशकंद में जाकर के 1966 में समझौता करते हैं, जो कि एक फिर मेल मिलाप दोस्ती होती है। तो याद रखेंगे ताशकंद में होती है, ताशकंद जो कि उस टाइम पे रूस में था। कह रहा हम लोग को मतलब सोवियत संघ में था, अभी तो टूट गया सोवियत संघ ना। क्वेश्चन 15 कह रहा हम लोग कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में क्या कहते हैं रखकर बनाता वो राष्ट्र हित के लिए, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? तो 1968 में क्योंकि एक परमाणु अप्रसार संधि आया था, ठीक है। इसमें कहा गया था क्या कि 1967 से पहले जो भी देश 1967 से पहले जो भी देश कोई भी परमाणु हथियार बना लिया है तो वो रख सकता है, ठीक है, ठीक। लेकिन अब उसके बाद से कोई भी देश न परमाणु हथियार बनाएगा, न परीक्षण करेगा, और न किसी को बनाने की ऑर्डर बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर परमाणु हथियार सब देश बनाएगा तो क्या होगा, जो दुनिया में जो है कभी भी युद्ध होगा, क्योंकि सबके पास हथियार रहेगा, सब अपने अपने हथियार का धमकी देगा, और फिर क्या होगा, कब युद्ध हो जाए तो बस तहस नहस हो जाएगा। इस वजह से क्या कर लिया, एक संधि लाया गया और बोला गया कि 1967 से पहले जो भी परमाणु हथियार बनाया तो ठीक, उसके बाद नहीं बनाया, क्यों परमाणु हथियार बनेगा तो फिर क्या होगा, सारे देश शक्ति का एकदम रोब दिखाएगा, और कब आक्रमण हो जाए ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो फिर भारत क्या किया, इस संधि पर सिग्नेचर नहीं किया। भारत क्या करना, हम ना करेंगे। बोला क्यों? तो रीजन ये था कि अगर हटाना है तो 1967 से पहले क्या है, अगर परमाणु हथियार हटाना ही है सारा देश हटाएगा, फिर कुछ देश पहले बना ले और रखेगा और फिर बाद में जो नहीं, ये तो नाइंसाफी, ये तो भेदभाव वाली बात हो गया ना। तो क्यों नहीं सिग्नेचर किया? क्योंकि भारत इसे हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा, नहीं ये बात तो कहा था, क्योंकि भारत इसे भेदभाव मानता है ना, क्योंकि ये भेदभाव हो गया। जो 1967 से पहले किया वो रखेगा, ये कैसा बात है, और उसके बाद नहीं रखेगा, ये तो भेदभाव हो गया उन लोगों के साथ जो नहीं बनाया है। तो इस वजह से 5 देश जो है सिग्नेचर नहीं किए थे भारत के साथ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा और 2 देश जो है सिग्नेचर नहीं किए थे, है ना, क्योंकि भेदभाव मान रहे थे कि, और बाकी सारे देश ने कर रहे थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन लोग को ए पे यहाँ पे राइट लगा देना है। और भारत ने ये नहीं कहा कि हम जो है कभी भी इस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। भारत ने साथ में ये भी कहा कि हाँ, हम इस सिग्नेचर मतलब वो जो एग्रीमेंट आया हम इसका सम्मान करते, इज्जत करते कि हाँ बहुत अच्छी एग्रीमेंट है, आगे फ्यूचर में क्या करते हैं कि कभी भी जो है परमाणु हथियार वगैरह नहीं बनाएगा तो कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये भेदभाव वाला क्यों, पहले जो बनाया था वो रखेगा क्यों, वो भी हटा देगा, है ना। ये बात पे जो इस बात से भारत नाराज हो गए, और इस जो एग्रीमेंट लेके आया, समझौता लेके, इस पर भारत ने ये नहीं कहा कि गलत समझौता है, ये बिल्कुल परफेक्ट समझौता है। और भारत ने ये भी कहा कि हम जो बनाए परमाणु हथियार वगैरह हम कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 1974 में इसी एग्रीमेंट के बाद भारत ने पहली बार अपना परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में 1974 में, फिर दूसरी बार 1998 परीक्षण करता है, और फाइनली जो है अपने आप को घोषित कर देता है लगभग 2006 से 8 के बीच में, ठीक है। परमाणु पूरे विश्व में ऐलान कर देता है, मतलब भारत पूरे विश्व में ऐलान कर देता है कि हम भी जो है एक परमाणु संपन्न देश बन चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से 2 बार टेस्ट होता है, उसके बाद भारत अनाउंसमेंट कर देता है, और ये भी कहता है कि हम कभी भी अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले नहीं करेंगे, जब तक कोई हम पे आक्रमण नहीं करेगा तब तक हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे अपने परमाणु हथियार का, ठीक है। हम वो जो परमाणु अप्रसार संधि हम इसका क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, हम कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, हम अपने सुरक्षा के लिए करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 पूछा गया इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो 1978 को जो है ना चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक है। देंग सियाओपिंग नाम से क्या कहते हैं चीन के ये थे नेता थे, उन्होंने ही जो है शुरू किया था। कह रहा हम लोग को कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? तो प्रथम बार जो आंतरिक गड़बड़ी से 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। हालांकि इससे पहले जो है 1900 आपातकाल के बारे में 3 आर्टिकल आप लोग याद रखना, 352, 356 और 360, ठीक है।
352 जो किसी देश में आपातकाल लगता है देश स्तर पर, जैसे कि 1975 में हमारे देश में 352 का इस्तेमाल हुआ था पहली बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण, यानी देश के अंदर ही कुछ गड़बड़ी हो गया जिसकी वजह से आपातकाल लगाना पड़ा। और बाहरी आक्रमण की वजह से भी देश में आपातकाल लगती है, तो पहली बार बाहरी आक्रमण की वजह से हमारे देश में जो आपातकाल लगा वो 1962 को लगा था भारत और चीन के युद्ध की वजह से, वो जो कि बाहरी आक्रमण था। ठीक है, कौन से आर्टिकल लगा था? तो 352। कब? डेट 1962 को। फिर दूसरी बार भी बाहरी आक्रमण से लगा था 1971 को। कब? 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों बार बाहरी आक्रमण से लगा था। तीसरी बार 1975 को देश के अंदर ही गड़बड़ी हो गया जिसकी वजह से 352 का लगा। तो 352 का इस्तेमाल जो है 3 बार हो चुका है, 2 बार बाहरी आक्रमण से और 1 बार आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो पहली बार बोलेगा आंतरिक गड़बड़ी के कारण से आपातकाल कब लगा था? तो वो लगा था 1975 को। बाकी 356 जो आर्टिकल कहता है वो किसी राज्य में आपातकाल लगाता है। ठीक है, जब कोई राज्य सरकार जो अच्छे से काम ना करे, है ना, राज्य सरकार जो संविधान के खिलाफ जाए, तो फिर वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन चालू हो जाता है, आपातकाल लग जाता है 356 के तहत। पहली बार राज्य में जो है पंजाब में लगा था आपातकाल। कहाँ पे लगा था? पंजाब, याद रखेंगे। 360 जिसको वित्तीय आपातकाल कहते हैं, ये अब तक नहीं लगा है, ये अब तक नहीं लगा है क्योंकि ऐसा जो है कोई भी संकट आया ही नहीं। वित्तीय आपातकाल जो पैसे के संकट से लगता है कि देश में कर्ज में डूब जाता है, देश की पैसा जो है पूरी तरह खत्म हो जाता है, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो जाती है, तब लगता है 360, जो कि अब तक नहीं लगा है। बाकी ये सब लगा है, आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे आंसर हम लोग को क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी लगा देना है। क्वेश्चन 19 करके भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रिवी पर्स कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रिवी पर्स। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की थी? तो ये था सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहते हैं, क्योंकि सोवियत संघ अमेरिका के बीच में चल रही थी शीत युद्ध, तो सोवियत संघ क्या कर दिया था? क्यूबा, क्योंकि सोवियत संघ को मानता था और क्यूबा था अमेरिका के बगल में, तो वहाँ पे कर दिया मिसाइल तैनात। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन बी सोवियत संघ। पूछा किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल दिया था? तो सोवियत संघ, क्योंकि क्यूबा क्या था? सोवियत संघ का सपोर्टर था और क्यूबा अमेरिका के बगल में था। ठीक है, और 1962 की वजह से ही जो है ना क्या हो गया था, यानी तीसरा विश्व युद्ध होने को से बच गया था, कि ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अब हो जाएगा, है ना। तो तीसरा विश्व युद्ध होने से बच गया था, जिसको तनाव शैथिल्य भी कहा गया। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ा हुआ था, इसलिए आपको एग्जाम में कभी पूछा था तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू होता है? तो 1960 के बाद से, यही क्यूबा संकट के बाद से, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को फिलहाल बी पे लगा देना है, सोवियत संघ। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर क्वेश्चन कि शिमला समझौता पर जो है कब हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता आपको याद रखेंगे 1972 को, 3 जुलाई 1972 को, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। 1971 को पाकिस्तान क्या कहते हैं, पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, 2 अलग अलग पाकिस्तान था, जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप लिया, है ना। और 1971 6 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जाकर के 3 जुलाई 1972 को यही सब झगड़ा उगड़ा को लेकर के क्या हुआ, एक तरह का समझौता हुआ, जिसको कहते हैं शिमला समझौता। शिमला में जाकर के भारत की तरफ से थे इंदिरा गांधी, और क्या कहते हैं कि उधर पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश की तरफ थे, पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था शिमला समझौता। क्यों एग्रीमेंट बना था? क्योंकि भारत पर जो पाकिस्तान वाला ने जो आक्रमण कर दिया था, क्योंकि हम लोग ने बांग्लादेश के सपोर्ट कर दिया था इस वजह से 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश पर जुल्म किया जा रहा था। बांग्लादेश अलग देश मांग कर रहा था, लेकिन उसको मिल नहीं रहा था। भारत ने सपोर्ट कर दिया कि ठीक है, मिलना चाहिए इसको अलग देश। कर हम लोग को प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपको बताना चाहिए। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी लगा देंगे। 1961 में जो है बेलग्रेड में स्थापना क्या कहते हैं प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। 25 देश इसमें भाग लिए थे। भारत की तरफ से क्या कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे, और जो विश्व स्तर पर जो है मार्शल टीटो इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो दिमाग में आप लोग याद रखना है सब। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि बमसेफ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? BAMCEF, जिसको कहते हैं बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। तो ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 24 में लोग पूछा गया वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है? तो आपको बताना चाहिए जो वैश्वीकरण से होती है राज्य की क्षमता में जो है थोड़ा कमी आ जाती है। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 25 कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मणिपुर पूछा गया है।
मणिपुर पूछा जाए तो महाराजा बोधचंद्र होगा। अगर यहाँ पे कश्मीर रहता तो फिर महाराजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, महाराजा हरिश्चंद्र है। तो यहाँ पे मणिपुर पूछा गया, ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को 26 नंबर करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? वो जो ओजोन परत है ना, ये ओजोन गैस जो है कम हो रही है। तो ऑप्शन हम लोग को बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन आगे पूछा कि हम लोग को ओजोन को O3 भी कहते हैं, याद रखेंगे। कह रहे हैं हम लोग को कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये सारे गैस जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ऑप्शन हम लोग को डी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। चलिए आगे हम ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरे पृथ्वी को हीट करना, ठीक है। जैसे हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, जब ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है ना तो इस तरह से भाप निकलने लग जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी पूरे ग्लोब का गर्म होना ही, हमारे पृथ्वी का पूरे वायुमंडल का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये सारे गैस की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 28 पूछा गया हम लोग को कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? चलो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर लोग लगाना है। तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 को याद रखेंगे, कब हुआ था? 1920 को। ऑप्शन हम लोग को ए पे बिल्कुल राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया हम लोग को, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 को, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992, ऑप्शन ए लगा देना है। पर्यावरण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में 1972 को, ठीक है, उसमें देश ने भाग नहीं लिया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नहीं था। लेकिन फिर जब 1992 में 1992 में जब सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, रियो डी जेनेरो में, तो इसमें लगभग 172 देश लगभग भाग लिए थे। कितने देश? 172 देश बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। इसलिए जो है एक प्रकार की ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है इतना बड़ा, 1992 में, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और पहला बोलेगा तो पहला 1972 में हुआ था स्टॉकहोम में, जो कि इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, कुछ ही देश इसमें भाग लिए थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन संगठन था? लीग ऑफ नेशन, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1920 को होती है, ठीक है, राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1920 को होती है। और इसका काम था कि दूसरा विश्व युद्ध ना होने देना, जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ था इस तरह से कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। लेकिन 1949 में आकर के ये हो जाता है फेल और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। फिर इसी के बाद से इसी को अपडेट बना करके UNO बना देता है। क्या बनाता है? UNO, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तराधिकारी संगठन UNO हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगा देना, ठीक है। और UNO की स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 डेट आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो ये हम लोग का 30 क्वेश्चन जो कि झारखंड बोर्ड में आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। बाकी किसी भी बोर्ड में आपके ऑब्जेक्टिव है तो ये NCERT बेस पे, तो सारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसमें जो है कुछ अतु लघु प्रश्न जो कि बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, इसको देख लीजिए। हालांकि जो है ये सारा चीज़ हमने कोर्स में बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा दिया है, तो जो बच्चे कोर्स लिए तो आपका सारा आसानी से बन जाएगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से आप लोग को बनाना है, क्योंकि अभी इस टाइम पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क पर फोकस करना है। जितना आप खुद से होमवर्क बनाएंगे उतना सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे और एग्जाम में आप लोग कॉपी में लिख पाएंगे। नहीं तो आप लोग जो है याद करते, जो चीज़ मैं दूंगा याद करते रह जाओगे, फिर एग्जाम में जब कॉपी लिखने की बारी आएगा तो लिख ही नहीं पाओगे। इसलिए ये प्रैक्टिस करो लिखने की, खुद से बनाने की, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ पढ़ा दी है आप लोग को, होमवर्क बनाना। जैसे शीत युद्ध से क्या समझते हैं तो बिल्कुल पता होगा, 1945 क्या कहते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक ऐसी युद्ध चली थी जो कि एक्चुअल में कोई हथियारों वाली युद्ध नहीं थी, कोई किसी पे खून खराबी वाला युद्ध नहीं था, एक वैचारिक युद्ध था, ये विचारधाराओं का युद्ध था। तो इसी को बोलते हैं शीत युद्ध, जिसमें एक्चुअल में कोई रियल में युद्ध ना हो, है ना। इसके अलावा जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इसके बारे में लिखना है। इसके अलावा UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और कितने गैर अस्थायी यानी अस्थायी सदस्य हैं? बताया टोटल 15 सदस्य, जिसमें से 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था के किसके विचार पर आधारित है? तिब्बत में कौन पारंपरिक नेता? 1959 में। आसियान कितने सदस्य देश पता है आपको? 10 सदस्य देश आसियान। 1967 को इसकी स्थापना होती है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट शब्द से आप क्या समझते हैं? सिंडिकेट, कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े जो क्या कहते हैं बहुत पुराने वरिष्ठ नेता थे, उसी को सिंडिकेट कहा गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो में 5 देश है जिसको वीटो प्राप्त है, जो कि अस्थायी सदस्य है। वो जो है अपने क्या कहते कोई भी फैसले को रोक सकते हैं वीटो का इस्तेमाल करके। तो पूछा कि हम लोग को वीटो का क्या महत्व है, तो वीटो का महत्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देशों को एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जो शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी फैसले को रोक सकते हैं, इसी को वीटो कहते हैं। 1962 के भारत चीन के परिणाम को संक्षेप में लिखें।
उसके बाद मंडल आयोग पर संक्षिप्त, ये सारा क्वेश्चन जो मैंने करा दिया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सारा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है। भारतीय गुटनिरपेक्ष नीति की विस्तृत चर्चा करें। सोवियत संघ के विघटन और भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा था। भारत श्रीलंका पर एक नोट लिखें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या कहते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कांग्रेस के वर्चस्व की युग की चर्चा करें। स्वतंत्रता के बाद भारत के सक्षम उत्पन्न हुए चुनौतियों पर चर्चा करें, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को छूट लिखिए। ये सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बाकी ये तो आंसर सीट है इसका। चलो तो फिर हम लोग का हो गया सारा कंप्लीट। और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा ताकि वो जो है जुड़ सके। 2026 के हम लोग का बैच स्टार्ट हो गई है ना। आप लोग को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया हम लोगों ने, ठीक है। और बहुत ही अच्छा आप लोग का रिजल्ट जाएगा। बस कोशिश करना है जो आपके जूनियर वगैरह उनको भी इन्फॉर्म करिएगा ताकि उनका भी अच्छा रिजल्ट जाए। और जो आप लोग का डिमांड था मॉडल पेपर का हमने करा दिया, लगभग 2 मॉडल पेपर होगा तो आगे और मॉडल पेपर बनाएंगे, ठीक है। इतना ही काफ़ी है। बाकी जो कोर्स में आप लोगों को गैस क्वेश्चन वगैरह दी गई थी, जो चीज़ आप लोग को पढ़ाया गया था वही सारे आप लोग के लिए इनफ है, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में और चलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।